प्यारे बच्चों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन नंबर 15 प्रायिकता। अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमें दिया हुआ है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। इस क्वेश्चन के हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको पता लग गया है, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हो कि एक पासे को 2 बार फेंका जाए या दोनों पासों को एक साथ फेंका जाए तो हमारे पास कुल संभव परिणाम कैसे होते हैं 36। अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो हो सकता है पहली बार में एक आया हो, दूसरी बार में भी एक आया हो। आपको लिखने का तरीका समझना है, पहली बार में एक आया हो, दूसरी बार में 2 आया हो, पहली बार में 1 आया हो, दूसरी बार में 3 आया हो, ऐसे करके 1 से 6। या ये भी हो सकता है कि 2 1 आया हो, यानी पहली बार में 2, दूसरी बार में 1। तो इस तरह करके हमने ये सारे के सारे केसेस लिख लेने हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो हमारे पास 5 किसी भी बार ना आए, उसके हमें क्या लेने हैं, अनुकूल परिणाम। तो हमारे पास पहले भाग के लिए 5 किसी भी बार ना आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब देखो ऐसे कितने केस है 5 किसी भी बार में ना आए। किसी भी बार में मतलब क्या, पहली बार भी ना आए, दूसरी बार भी ना आए। तो ये हमारे पास 1 2 3 4, इसमें तो दूसरी बार में आ गया ना। किसी भी बार में नहीं आना चाहिए तो हम वो सारे केसेस छोड़ देते हैं जिसमें 5 या तो पहली बार में आ गया या दूसरी बार में आ गया या दोनों बार में आ गया। यानी कि एक तो हमने ये छोड़ दिया, एक हमने ये छोड़ दिया, एक ये भी छोड़ दिया, ये भी, ये सारे एक लाइन के छूट जाते हैं, ठीक है ना। अब ये 5 वाली पूरी लाइन छूट जाएगी। ये हमारे पास इन सब में क्या आ गया, 5 पहली बार में आ गया था तो हमें किसी भी बार में नहीं चाहिए, सारे केस छूट गए। बाकी सब में किस में आ रहा है, दूसरी बार में। तो कितने केस है जो छूट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि हमारे पास 11 ऐसे केस हैं जिसमें जो 5 आया था किसी न किसी बार में। तो टोटल केस कितने हैं, 36। तो कितने केस ऐसे बच गए जो हमारे पास जिनमें 5 नहीं आया एक भी बार। तो ये हमारे पास अगर गिनोगे तो 25 केस ऐसे बन जाएंगे जिनमें 5 एक बार भी नहीं आया। 5 इसमें नहीं आया, ना पहली बार में आया ना दूसरी बार में, ना पहली बार में ना दूसरी बार में, ना पहली बार में दूसरी बार में। तो वो सारे केस हमने गिन लिए। तो ये कितने बन जाते हैं हमारे पास 25। यानी 25 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 एक बार भी नहीं आया। तो प्रायिकता कितनी बन जाती है हमारे पास, 25/36 के बराबर। अब इस क्वेश्चन का दूसरा भाग हमें दिया हुआ है। दूसरे भाग में कहा गया है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। कम से कम एक बार का मतलब पहली बार में आ जाए या दूसरी बार में आ जाए या दोनों बार में आ जाए। तो ये जो सारे केसेस हमने राउंड किए थे इन सब में क्या था, तो 5 पहली बार में आया हुआ है या 5 किस में आया हुआ है, दूसरी बार में आया हुआ है। ये सारे केसेस में 5 दूसरी बार में आया हुआ है, ये सारे केसेस में 5 पहली बार आया हुआ है। ये किसी वो सारे के सारे केसेस जिनमें 5 किसी न किसी बार आया हुआ है। तो ये गिनती में कितने थे हमारे पास, 11 है। तो इसमें हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाते हैं 11। तो हमारे पास 5 किसी न किसी बार आने की प्रायिकता हो जाएगी 11/36 के बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर था 24। अब इससे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर हमने किया 24, इससे पहले हमने 23 नंबर छोड़ दिया है, 23 को भी कर लेते हैं। 23 हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है बच्चों। आपको पता है 1 रुपए का सिक्का एक बार उछालेंगे तो चित्त आएगा या पट आएगा, लेकिन इसने कहा कि अब 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित्त आ जाए या तीनों पट आ जाए तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, हमारे पास 3 बार सिक्का उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम ये निकाल लेते हैं हम। कुल
संभव परिणाम। अब सारे केस हमें लिखने हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास चित्त है उसको हम लिखते हैं H से, जो पट है उसको हम लिखते हैं T से। तो जब सिक्के को उछालना शुरू किया तो हो सकता है कि पहली बार में तो क्या आया हो, चित्त आया हो, दूसरी बार उछाला तब भी क्या आ गया हो, चित्त आ गया हो, तीसरी बार उछाला तब भी क्या आ गया हो, चित्त आ गया हो सकता है ना ऐसा। तो अब हम क्या करते हैं, सारे केस लिखने हैं हमें। तो पहली बार में भी चित्त आया, दूसरी बार में भी चित्त आया, तीसरी बार में भी चित्त आया, यानी तीनों बार ही चित्त हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि चित्त तीनों बार ना आया हो, चित्त 2 बार आया हो, यानी पहली बार भी चित्त आया हो, दूसरी बार भी चित्त आया हो, लेकिन तीसरी बार क्या आ गया हो, पट आ गया जब उसने सिक्के को उछाला। अब हमें देखना है कि 2 बार चित्त आया है और 1 बार पट आया है। ये कितने तरीके से आ सकता है कि पहली बार में चित्त आया, दूसरी बार में चित्त आया, तीसरी बार में पट। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार में चित्त आ गया हो, दूसरी बार में पट आया हो, तीसरी बार में फिर चित्त। इसमें भी क्या है, 2 चित्त आए और 1 पट। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार में पट आ गया हो, दूसरी बार में चित्त और तीसरी बार में फिर चित्त आ गया। यानी तीनों केस ऐसे थे जिनमें चित्त 2 बार आया है, पट 1 बार आया है, लेकिन तीनों ही केस अलग अलग है। इसमें पट तीसरी बार में आया, इसमें दूसरी बार में आया और इसमें पट पहली बार में आया। यानी कि हमने वो सारे केस लिख लिए जिसमें हमारे पास 2 चित्त और 1 पट आ सकता है। अब हम क्या लेंगे, अब 2 चित्त भी आ चुके हैं, अब हम क्या लेते हैं, 1 चित्त ले लेते हैं। 1 चित्त लिया तो इसका मतलब 2 क्या आएंगे, पट मान लो हो सकता है। अब हम देखते हैं कि 1 चित्त और 2 पट कितने तरीके से आते हैं। कि पहली बार में चित्त आ गया, दूसरी बार में क्या आया, पट, तीसरी बार में क्या आया, पट। या ऐसे भी हो सकता है कि पहली बार में आया पट, दूसरी बार में आया चित्त, तीसरी बार में आया पट। ये भी हो सकता है कि पहली बार में आया पट, दूसरी बार में आया पट, तीसरी बार में आया चित्त। इनके तीनों केस ऐसे थे जिसमें 1 बार तो चित्त आया और 2 बार पट आया, लेकिन अलग अलग तरीके से आया। इसमें पहली बार में पट आया, चित्त आया, इसमें दूसरी बार में आया और इसमें तीसरी बार में आया। अब हमारे पास जो चित्त है वो 3 बार भी आ चुका, चित्त 2 बार भी आ चुका, चित्त 1 बार भी आ चुका। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि चित्त 1 बार भी ना आए, यानी कि 1 बार भी नहीं आया तो पहली बार में भी पट आएगा, दूसरी बार में भी पट आएगा और तीसरी बार में भी पट आएगा। तो ये हमारे पास सारे थे कुल संभव परिणाम, यानी कि हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो ये संभावित परिणाम है कि सिक्का उछालने पर ये आ सकता है। तो ये कुल कितने परिणाम है हमारे पास, 8 हैं। तो अगर आपको इसको लिखना है तो तरीके से या चित्त को पकड़ लो या पट को पकड़ लो। अगर हम चित्त को पकड़ते हैं तो 3 चित्त, फिर 2 चित्त वाला केस, फिर 1 चित्त वाला केस, फिर 1 भी चित्त ना आने वाला केस, वो लिखेंगे। पट को लेते हैं तो पहले 3 पट, फिर 2 पट वाले केस, फिर 1 पट वाला केस और फिर 1 भी पट वाला केस नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास 8। अब इसमें कहा है कि जो हनीफ है जब इस गेम को खेलते हैं तीनों चित्त आ जाएंगे, तीनों पट आ जाएंगे तो हनीफ जीत जाएगा। लेकिन अगर तीनों चित्त और तीनों पट नहीं आएंगे तो हनीफ हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास हनीफ के हार जाने के अनुकूल परिणाम, हनीफ के हार जाने के अनुकूल परिणाम। हनीफ कब कब हारेगा, जब इसका तीनों चित्त और तीनों पट नहीं आएंगे, यानी कि ये भी नहीं आना चाहिए और ये भी नहीं आना चाहिए। तो कितने केस बच गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास अगर इन 6 में से कुछ भी आ गया तो हनीफ हार जाएगा। तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता कितनी हो गई, 6। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 8। तो प्रायिकता कितनी हो गई हमारे पास, 3/4 के बराबर हो जाती है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसके बाद देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, इस कारण उत्तर दीजिए। पहला पाठ, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम हैं, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक 1 बार, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो ये वाला जो इसमें कहा गया है वाक्य, ये कैसा है हमारे पास, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास 1 बार क्या आया हो,
चित आया हो, मतलब हमारे पास 2 सिक्कों को उछाला गया है तो पहले सिक्के पर तो क्या आया हो चित, दूसरे पर भी क्या आया हो चित। ये हमारे पास पहले पर आया हो पट, दूसरे पर भी क्या आया होगा पट। ये पहले पर आया होगा चित, दूसरे पर क्या आया होगा पट। ये पहले पर आया होगा पट, दूसरे पर क्या आया होगा चित। तो हमारे पास 2 सिक्कों को उछालने पर जो कुल संभावित परिणाम है वो 3 नहीं 4 बनते हैं। तो इसलिए जो तर्क दिया हुआ है वो क्या है, असत्य। तो हमारे पास प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 भी नहीं होगी। ये तर्क क्या है हमारे पास, ये असत्य। अभी दूसरा पार्ट है हमारे पास। इसके दूसरे पार्ट में कहा गया है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम होते हैं, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2। अब बच्चों पासे पर क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी हुई है। इसमें से 1, 3, 5 ये संख्याएं कैसी हैं, विषम है। और 2, 4, 6 ये संख्याएं कैसी है, सम है। तो हमारे पास जब पासा फेंकेंगे तो कोई भी संख्या अगर उस पर गिरेगी, चाहे वो 1 से लेकर 6 तक कोई सी भी हो, तो दूसरे मायने में वो एक सम संख्या है या विषम संख्या ही है। तो आपने देखा कि इसमें 3 विषम संख्याएं हैं और 3 ही सम संख्याएं हैं। तो उनकी प्रायिकताएं भी कितनी जाएंगी, 3/6। इनकी काटने पर क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। इनकी ये तर्क कैसा है, सत्य है। पहले वाला तर्क हमारे पास असत्य था और दूसरे वाला तर्क हमारे पास क्या है, सत्य है। अब इस एक्सरसाइज के हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 जो ताश से रिलेटेड है। तो पहले बच्चों मैं आपको ताश की जानकारी देती हूँ कि ताश में क्या क्या होता है, ताकि क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना आए। फिर इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों जैसे आप सब जानते हो ताश लगभग सब बच्चे खेलते हैं। तो आपने नोट किया होगा ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। और 52 पत्तों में क्या खास बात होती है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमें प्रायिकता के क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। तो इसके लिए बच्चों देखो मैंने यहाँ पर अलग अलग कर रखे हैं पत्ते। अलग अलग मैंने किस आधार पे किए हैं वो आधार देखो। आप ये देख रहे हो कि जो आपके पास ये वाला पत्ता है, एक मैंने ये अलग से लिया, एक ये वाला लिया अलग से मैंने। तो हमारे पास इन पत्तों पे अलग अलग चिन्ह लगे हुए हैं। जो ये वाला पत्ता है इस पर हमारे पास जो चिन्ह लगा हुआ है इसको बोलते हैं, चिन्ह है ये ईंट का। इसी तरह से जो ये वाला पत्ता है इस पर जो चिन्ह लगा हुआ है इसको बोलते हैं पान का चिन्ह है ये। और ये वाला जो पत्ता है इस पर जो चिन्ह लगा हुआ है इसको बोलते हैं हुक्म का चिन्ह है ये, यानी ये हुक्म का पत्ता है। इसी तरह से जो ये वाला पत्ता है इसको बोलते हैं हम चिड़ी का पत्ता। तो जो मैंने ये ताश अलग अलग करी है, यानी कि हमने जो 52 पत्ते थे इनको अलग अलग करा है, तो इन चिन्ह के आधार पर मैंने इनको अलग अलग करा है। इनकी हमारे पास जो ये ईंट के पत्ते थे वो जिन जिन के ऊपर ये वाला ईंट वाला चिन्ह बना हुआ था उन सब ईंट वाले पत्तों को मैंने अलग कर दिया। जो हमारे पास चिड़ी वाले पत्ते थे, ये वाला चिन्ह किसका है, हमारे पास चिड़ी का है। तो जो चिड़ी के ऊपर एक चिन्ह बना हुआ था मैंने उसको अलग कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो ये वाला चिन्ह था जिसको हम हुक्म का चिन्ह कहते हैं, इसको मैंने इस चिन्ह वाले सारे पत्तों को अलग कर दिया। इसके बाद जो ये वाला चिन्ह था हमारे पास पान का चिन्ह, इस वाले सारे पत्तों को अलग कर दिया। जब मैंने इन पत्तों को अलग करा चिन्ह के आधार पर, तो हर चिन्ह वाले मेरे पास 13 पत्ते थे। यानी कि काउंट करते हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी कि इस तरह से भी कर सकते हो। ये इसको हम बोलते हैं इक्का। ये हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 8, 9, 10, ये हमारे पास क्या, गुलाम, बेगम, बादशाह। ये गिनती करेंगे तो 11, 12, 13। कुल हमारे पास कितने पत्ते हैं, 13। यानी कि हमारे पास पान के भी 13 पत्ते हैं, ईंट के भी 13 पत्ते हैं, हुक्म के भी 13 पत्ते हैं और चिड़ी के भी 13 पत्ते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि चिन्ह के आधार पर हमारे पास पूरी ताश में 4 तरह के चिन्ह होते हैं और चिन्ह के आधार पर हम ताश को 4 भागों में बांट सकते हैं और हर भाग में हमारे पास 13 पत्ते होते हैं। यानी ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं, पान के भी 13 पत्ते होते हैं, हुक्म के भी 13 पत्ते होते हैं और चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं।
दूसरी बात बच्चों हमारे पास कि हमारे पास पूरी ताश में 52 पत्ते हैं। आप देख रहे हो जो ईंट और पान के पत्ते हैं वो कैसे हैं, लाल रंग के हैं, लेकिन इनकी जो उनके ऊपर चिन्ह बने हुए हैं वो कैसे हैं, लाल रंग के हैं। जो हमके ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो भी किससे लिखा हुआ है, लाल रंग से लिखा हुआ है। लेकिन जो हुक्म के और चिड़ी के पत्ते हैं वो काले रंग से लिखे हुए हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ वो भी काले रंग से है, जो चिन्ह बना हुआ है वो भी कैसा है, काले रंग से है। तो अब देखो 13 पत्ते तो चिड़ी वाले, 13 पत्ते हुक्म वाले, तो 26 पत्ते कैसे हो गए, काले। ऐसे हमारे पास पान वाले और ईंट वाले 26 पत्ते कैसे हो गए, 13 और 13 26, 26 पत्ते कैसे हो गए हमारे पास, लाल रंग के। इनकी ताश में कुल पत्ते हमारे पास 52 हैं, उसमें से 26 हमारे पास लाल होते हैं और 26 हमारे पास काले होते हैं। अब बच्चों हमारे पास है नंबर कैसे लिखे होते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास जो पहला पत्ता है इस पर लिखा हुआ है ए, तो आप लोगों ने कभी ताश खेली होगी तो इस पत्ते को बोलते हैं इक्के का पत्ता। तो हमारे पास हर चिन्ह का एक एक पत्ता इक्के वाला है। चिड़ी का भी इक्का एक है, एक हुक्म का इक्का है, एक पान का इक्का है और एक ईंट का इक्का है। यानी कि हमारे पास पूरी ताश में 4 इक्के हैं और चारों इक्कों में से हर चिन्ह का एक एक इक्का है। यानी कि हमारे पास 4 इक्कों में से 2 इक्के लाल हैं और 2 इक्के काले हैं। और चिन्ह के आधार पर देखें तो चिड़ी का भी एक इक्का है, हुक्म का भी एक इक्का है और पान का भी एक इक्का है और ईंट का भी एक इक्का है। ऐसे ही हमारे पास जिस कार्ड पर 2 लिखा हुआ है जिसको हम दुग्गी बोलते हैं वो भी ऐसे ही है, जिस पर 3 लिखा हुआ है जिसको हम तिग्गी बोलते हैं वो भी ऐसे ही है। 4 इनकी जिसको हम चौका बोलते हैं, पंजी बोलते हैं, छिक्का बोलते हैं, तो ये सभी हमारे पास अलग अलग चिन्ह के एक एक पत्ते हैं और 2 लाल हैं और 2 काले। जैसे हमारे पास ये 9 लिखा हुआ है तो 9 हमारे पास चिड़ी का भी है, 9 हमारे पास हुक्म का भी है, 9 हमारे पास पान का भी है, 9 हमारे पास ईंट का भी है। इनकी हमारे पास 4 9 हो गई। उनमें से 2 9 तो लाल रंग के हैं और 2 9 कैसे हैं, काले रंग के हैं। चिन्ह की बात करें तो एक हमारे पास 9 चिड़ी का है, एक हुक्म का है, एक पान का है और एक ईंट का है। इनकी नंबर के आधार पर हमारे पास जो पत्ते होते हैं वो 4-4 होते हैं। हर नंबर के हमारे पास क्या है, 4-4 पत्ते हैं। उन 4 में से हमारे पास 2 लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के होते हैं और चारों ही अलग अलग चिन्ह के होते हैं। चारों ही अलग अलग चिन्ह के होते हैं। उसमें से एक हमारे पास ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का और एक हुक्म का होता है। तो हमारे पास 3 चीजें हमने देखी कि ताश में हमारे पास कुल 52 पत्ते। अगर रंग के आधार पर ताश को अलग करें तो 26 पत्ते हमारे पास लाल रंग के हो जाते हैं और 26 पत्ते काले। इसके बाद ताश में कुल 52 पत्ते। अगर उनमें चिन्ह देखें तो चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। अगर चिन्ह के आधार पर उनको अलग अलग करें तो हमारे पास हर चिन्ह के कितने कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। अगर हम उनको नंबर के आधार पर अलग अलग करें तो हमारे पास हर नंबर के 4 पत्ते होते हैं, चारों चिन्हों का एक एक पत्ता, और उसमें से चारों में से 2 लाल होते हैं और 2 काले होते हैं। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि कुछ पत्तों पे तस्वीरें बनी हुई हैं, कुछ पत्तों पे तस्वीरें बनी हुई हैं। तस्वीर वाला पत्ता गुलाम बेगम बादशाह, जिस पर जे डला हुआ है इसको गुलाम बोलते हैं। क्यों, इनकी क्वीन है, क्वीन मतलब बेगम, और ये हमारे पास के मतलब किंग, किंग मतलब बादशाह। तो हमारे पास जो चिड़ी है, चिड़ी में भी गुलाम बेगम बादशाह है, हुक्म का भी बेगम बादशाह होता है, इसी तरह से पान का भी गुलाम बेगम बादशाह होता है, ईंट का भी गुलाम बेगम बादशाह होता है। इनकी हर चिन्ह के हमारे पास 3-3 पत्ते गुलाम बेगम बादशाह है। तो इनको हम बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। बाकी सभी पत्तों पे क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इन पत्तों पे क्या बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है। तो हमारे पास 3 पत्ते, ये 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 पत्ते कैसे जाते हैं हमारे पास, तस्वीर वाले पत्ते हो जाते हैं। 12 पत्तों में से 6 पत्ते तो लाल रंग के, 3 तो पान के और 3 ईंट के, दोनों ही कैसे हैं, लाल रंग के, और 6 पत्ते हमारे पास काले रंग के, हुक्म के और चिड़ी के। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कुल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 12 पत्ते कैसे होते हैं, तस्वीर वाले। 12 पत्तों में से 6 हमारे पास लाल रंग के होते हैं और 6 हमारे पास काले रंग के होते हैं। इसी तरह से हमारे पास गुलाम, गुलाम हमारे पास कितने हैं, 4 हैं।
बेगम भी कितनी है? 4 है। बादशाह भी कितने हैं हमारे पास? 4 है। लेकिन चारों के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग हैं। 4 में से हमारे पास 2 तो लाल रंग के हैं और 2 काले हैं, ठीक है ना। 2 तो लाल रंग के और 2 काले हैं और सबके चिन्ह अलग अलग हैं। एक चिड़ी का है हमारे पास, एक हुक्म का है और एक बादशाह का है और एक ईंट का है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। आपके घर में भी अगर ताश पड़ी हुई है तो उसको निकाल कर आपने इसको अच्छे से समझना है। तो अब हम इसको इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा ताश में कुल पत्ते कितने थे? 52। कुल पत्ते होते हैं 52। 52 में से लाल रंग के कितने होते हैं? 26 पत्ते। और काले रंग के कितने पत्ते गिने आपने? 26। यानी कि कुल पत्ते 52, उनमें से 26 लाल रंग के और 26 काले रंग के। अब चिन्ह के आधार पर देखते हैं हमारे पास कितने प्रकार के चिन्ह आपने देखे। चिन्ह के आधार पर ताश का वर्गीकरण हमारे पास चिन्ह के आधार पर आपने देखा कि हमारे पास 4 चिन्ह हैं। हमारे पास एक चिन्ह था पान का। तो जब पान का चिन्ह था, इस चिन्ह वाले हमारे पास कितने पत्ते थे? 13। इसको बोलते हैं पान का चिन्ह। दूसरा चिन्ह हमारे पास क्या था? ईंट का। इस चिन्ह वाले हमारे पास कितने पत्ते हुए? ये भी 13 हुए। और हमारे पास चिन्ह था हुक्म का। हुक्म का चिन्ह हमारे पास था इस टाइप का। ये हमारे पास हुक्म का चिन्ह है। तो इसके पत्ते भी हमारे पास कितने थे? 13 पत्ते थे। इसके बाद हमारे पास एक चिन्ह और है जिसको हम बोलते हैं चिड़ी का चिन्ह। ये चिन्ह हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसको बोलते हैं चिड़ी का चिन्ह। ये भी पत्ते कितने होते हैं हमारे पास? 13 पत्ते होते हैं। ताश में कुल पत्ते हैं, चिन्ह के आधार पर वो 4 भागों में बढ़ जाती है। हर चिन्ह के हमारे पास कितने पत्ते हैं? 13। जो पान वाले पत्ते होते हैं वो किस रंग के होते हैं? लाल रंग के। ईंट वाले पत्ते भी होते हैं तो वो हमारे पास होते हैं लाल रंग के। हुक्म वाला जो पत्ता होगा वो होता है काले रंग का। इसी तरह से चिड़ी वाला पत्ता होता है, वो भी हमारे पास क्या है? काले रंग का पत्ता है। इसके बाद आता है नंबर के आधार पर। नंबर के आधार पर हमारे पास हर जो नंबर के आधार पर है, ताश में कितने पत्ते होते हैं? नंबर के आधार पर हर नंबर वाले हमारे पास 4 पत्ते होते हैं। यानी कि हर नंबर के 4 पत्ते, हर नंबर के 4 पत्ते हमारे पास होते हैं। और सभी पत्ते एक एक चिन्ह वाले होते हैं। एक पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का और एक हुक्म का। इसके बाद बच्चों तस्वीर वाले पत्ते। हमारे पास कुल ताश में 52 पत्ते हैं और तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं हमारे पास? तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास होते हैं 12। और 12 में से हमारे पास 6 तो होते हैं लाल रंग के और 6 होते हैं काले रंग के। इसी तरह से हमारे पास नंबर के आधार पर हर नंबर के कितने पत्ते होते हैं? 4। 4 में से हमारे पास 2 होते हैं लाल रंग के और 2 होते हैं हमारे पास काले रंग के। तो हमें ये चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी है ताकि क्वेश्चन इजीली निकल जाए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब हमारे पास कुल पत्ते 52 हैं, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। 1 बाय 1 करके हम इन पार्ट्स को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास पहला पार्ट, कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास? 52। 52 में से कितने पत्ते निकालने हैं? 52, एक पत्ता निकालना है। तो पहले भाग में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें लाल रंग का बादशाह चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कि ताश में लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं। लाल रंग के बादशाह। अब बच्चों आपने देखा कि हर नंबर के हमारे पास कितने पत्ते थे? 4 पत्ते थे। तो बादशाह भी कितने थे हमारे पास? 4। और 4 में से हमारे पास 2 लाल रंग के थे और 2 हमारे पास काले रंग के। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। यानी कि हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं।
तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता ये कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 2/52। इसको हम 2 के पहाड़े से काट भी सकते हैं, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 1/26 आ जाता है। अब हमारे पास है इसका दूसरा भाग। हमें कहा गया है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि अब हमें कुल 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, वह तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो बच्चों आपको पता है पूरी ताश में तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं? 12। तो क्या लिखोगे? तस्वीर वाले पत्तों की संख्या लिख लो, या फिर तस्वीर वाले पत्तों के अनुकूल परिणाम लिख लो, या सिंपल तस्वीर वाले पत्ते लिख लो। पूरी ताश में तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। तो तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो बच्चों कुल पत्ते हमारे पास 52 है, कुल संभव परिणाम और अनुकूल परिणाम कितने आए हैं? 12, क्योंकि पूरी ताश में हमारे पास 12 पत्ते ही तस्वीर वाले हैं। अब इसको हम 12 और 52 4 के पहाड़े पर कट जाएंगे, तो ये हमारे पास होता है 3/13। अब इसके बाद है बच्चों इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में कहा गया है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अभी हमने दूसरे पार्ट में क्या किया कि तस्वीर वाला पत्ता चाहिए, तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास 12 थे, लेकिन अब हमें 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, वो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो बच्चों अब आपको पता है कि हमारे पास तस्वीर वाले लाल पत्ते कितने होते हैं? 6। यहाँ लिखोगे लाल तस्वीर वाले लाल पत्ते, तस्वीर वाले लाल पत्ते कितने हैं हमारे पास? 6। तो तस्वीर वाला लाल पत्ता आने की प्रायिकता, तस्वीर वाला लाल पत्ता आने की प्रायिकता। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इनके अनुकूल परिणाम अब कितने हैं हमारे पास? 6 है, और कुल तो हमारे पास 52 ही है। अब ये किस पर कट जाएगा? ये हमारे पास 2 के पहाड़े पर या हमारे पास 3 के पहाड़े पर कट रहा है। अब ये किस पे कट जाएगा? 2 के पहाड़े पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/26। अब इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है। हमें चाहिए पान का गुलाम। क्या चाहिए हमें? पान का गुलाम, यानी कि हमें ये देखना है कि पूरी ताश में पान के गुलाम कितने होते हैं, यानी कि नंबर के आधार पे आ गया। जिस पत्ते पर हमारे पास क्या लिखा होता है? जे, उसको हम क्या बोलते हैं? गुलाम। तो पूरी ताश में हमारे पास कितने गुलाम होते हैं? 4। लेकिन इसने क्या पूछा है? पान का गुलाम। गुलाम हमारे पास 4 हैं, लेकिन सभी एक चिन्ह वाले। एक हमारे पास पान वाला गुलाम है, एक ईंट वाला है, एक हुकुम वाला है और एक चिड़ी वाला है। यानी पूरी ताश में हमारे पास सिर्फ एक ही पान वाला गुलाम है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या हो गए? 1। तो पान का गुलाम आने की प्रायिकता, पान का गुलाम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1/52 हो जाती है। इसके बाद हमें इसका 5वां पार्ट दिया हुआ है। 5वें पार्ट में कहा है हुक्म का पत्ता आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हुक्म का पत्ता। तो हुक्म हमारे पास क्या चिन्ह है, और आपको पता है हमारे पास पूरी ताश में हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो यहाँ लिखने हुक्म के पत्ते, हुक्म के पत्ते ये कितने हैं हमारे पास? 13। तो हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। अब हमारे पास अनुकूल परिणाम तो 13 हो गए, और कुल कितने पत्ते हैं ताश में? 52। 13 से कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6ठा पार्ट। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में कहा गया है एक ईंट की बेगम। हमें क्या चाहिए? एक ईंट की बेगम। तो हमारे पास पूरी ताश में बेगम कितनी होती है? 4, लेकिन ईंट की बेगम कितनी होती है? 1, क्योंकि हर चिन्ह की एक बेगम है हमारे पास। तो ईंट की बेगम कितनी है? 1 है। तो यहाँ से ईंट की बेगम आने की
यानी कि हमारे पास ईंट की बेगम, ये पूरी ताश में एक ही होती है, तो ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। अब हमारे पास अनुकूल परिणाम तो एक ही हुआ और कुल पत्ते कितने हैं 52, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/52। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14। मेरे ख्याल से समझ आने के बाद अब आपको ये बिल्कुल इजी लग रहा होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी ताश पर आधारित है। ताश के 5 पत्तों, हमें क्या दिया हुआ है, ताश के 5 पत्ते दिए हुए हैं, जो इसमें से ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अब हमें पूरी ताश में दी हुई सिर्फ 5 हमें पत्ते दिए हुए हैं। ईंट का दहला, दहला मतलब जिस पर 10 लिखा होता है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, यानी कि हमारे पास 5 पत्ते हैं। इनको अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। 5 पत्तों में से क्या निकाला जाता है, एक पत्ता। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास, कुल पत्ते ये हमें दिए हुए हैं 5। अब 5 में से एक पत्ता निकालना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम है। तो हमारे पास बेगम की संख्या, अब 5 पत्तों में बेगम कितनी दी हुई है, सिर्फ एक ही बेगम हमें दी हुई है। पूरे 5 पत्तों में हमें कितनी बेगम दी हुई है, एक। ये 5 पत्ते कौन कौन से हैं, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो हमारे पास बेगम कितनी है, एक। इनके अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 1। तो बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता ये हमारे पास कितनी हो जाती है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ये इस क्वेश्चन का पहला भाग था। अब दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। कुल पत्ते हमारे पास कितने थे, 5। अब उसमें से बेगम निकल गई तो उसको अलग रख दिया और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। जब बेगम को अलग रख दिया तो अब हमारे पास कुल कितने पत्ते रह गए, 4। पहले 5 थे, तो दूसरे भाग के लिए हमारे पास कुल पत्ते रह जाते हैं 4। ठीक है, बेगम को अलग निकाल चुके हैं। 4 पत्ते कौन कौन से रह गए, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का, क्योंकि बेगम को निकाल कर पहले ही अलग रख चुके हैं। तो अब 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। अब कहा गया कि अब दूसरा पत्ता, मतलब पहले भाग में पहला पत्ता निकाल चुके हैं, अब हमें एक पत्ता और निकालना, वो इक्का होना चाहिए। तो हमारे पास इक्के कितने दिए हुए हैं, इक्के वाला हमारे पास सिर्फ एक ही पत्ता दिया हुआ है, तो इक्कों की संख्या हमारे पास सिर्फ एक ही इक्का उसमें दिया हुआ है। तो हमारे पास इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम यानी कि 1 और कुल परिणाम मतलब 4, 1/4। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है, इसके भी 2 भाग हैं। अब इसका दूसरा भाग, क्योंकि पहले 15 नंबर क्वेश्चन उसका पहला भाग, फिर 15 नंबर क्वेश्चन का दूसरा भाग, आगे दूसरे भाग के भी 2 भाग दिए हुए हैं। पहले भाग में हमें इक्का आने की प्रायिकता बतानी थी और दूसरे भाग में हमें बताना है कि अब हमें बेगम निकालनी है। क्या कहा था इसने कि पत्ते 4 रह गए हैं, अब उनमें से एक बेगम निकालनी है। तो बच्चों जो 4 पत्ते रह गए हैं उसमें हमारे पास एक दहला है, एक गुलाम है, एक बादशाह है और एक इक्का है। उसमें बेगम है ही नहीं, क्योंकि बेगम तो पहले निकल गई थी, उसको हमने अलग रख दिया था। तो बेगम की संख्या कितनी हो जाती है, ये पहले बार लिख लो, कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास 4 और बेगम की संख्या कितनी है चारों में, बेगम की संख्या हमारे पास 0 है ही नहीं बेगम। तो जब बेगम है ही नहीं तो बेगम निकल कैसे सकती है, तो बेगम आने की प्रायिकता पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। तो अनुकूल परिणाम 0, कुल परिणाम 4, तो ये हमारे पास प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0। और आपने पढ़ा है जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। और बच्चों ताश पर आधारित उदाहरण भी दिया हुआ है आपके पास, उदाहरण नंबर 4। इसमें दिया हुआ है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा।
अब बच्चों कुल पत्ते हमारे पास 52 ही हैं। हमें क्या निकालना है? एक इक्का, सिर्फ इक्का। ना उसने लाल इक्का कहा, ना उसने हुक्म का इक्का कहा, ना तो इक्के का कोई चिन्ह बताया है, ना ही कोई रंग बताया है। तो पूरी ताश में हमारे पास इक्के कितने होते हैं? 4। यानी जिन पत्तों पर ए लिखा होता है वो पत्ते कितने होते हैं हमारे पास? 4। इनको हम बोलते हैं इक्का। इनकी इक्कों की संख्या कितनी है? 4। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम 4 और कुल पत्ते 52। तो हमारे पास इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता ये कितनी हो जाती है? 4/52। 4 से काट लेते हैं इनकी 1/13 के बराबर हो जाती है। इसी का दूसरा पार्ट है एक इक्का नहीं होगा। ये हमारे पास क्या? इक्का आने की प्रायिकता। अब हमें क्या निकालना है? इक्का नहीं आने की प्रायिकता। तो बच्चों आप पढ़कर आए हो, अगर इक्का नहीं आने की प्रायिकता निकाले, इक्का नहीं आने की प्रायिकता, तो जो आने की प्रायिकता है उसको किसमें से माइनस करोगे? 1 में से। यानी 1 - 1/13। 1 में से आने की प्रायिकता माइनस कर दोगे तो कौन सी प्रायिकता आ जाएगी? इक्का नहीं आने की प्रायिकता। तो 13 इसमें हमारे पास एल्शियम, 13 - 1 तो कितना हो गया हमारे पास? 12/13। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे, किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो हमें आने की, इक्का आने की प्रायिकता दी हुई है और इक्का ना आने की प्रायिकता निकालनी है। तो इक्का ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इस 1 में से ये वाला 1/13 माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाता है? 12/13 के बराबर। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।